जाहिर है वोट तो इमरान खान के नाम पे ही डला है। लोग गटरों में डूब के गिर गए, किसी का बाप मर गया, किसी के भाई मर गया। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस दफा भी वजीर आला जो सिंध होंगे वो मुराद अली शाह ही होंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि जो है मेरे ख्याल से इमरान खान खुद जो है ये नहीं चाहते कि पीएमएलएन के साथ मिले या पीपल्स पार्टी के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? तो आज जो है हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं और आज का पॉडकास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो है इलेक्शंस के बारे में ही है कि मतलब आगे क्या हुआ, क्या नताइज निकले, किस तरह जो है आगे पार्टीज आपस में मिल मिलाप हुआ उनका। तो आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन साहब। तो इनसे हम ज़रा पूछते हैं आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है मैं ज़रा स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब वगैरह भी करता हूँ इसके साथ साथ, और मेरी वाकई पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है। और मैं वाकई जो अभी 2024 के इलेक्शन हुए हैं उनमें काफ़ी एक्टिवली रहा हूँ और काफ़ी पोलिंग स्टेशन में और पोलिंग एजेंट्स के साथ मेरा रब्ता रहा है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। चले, काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से मेरा सवाल ये है कि इलेक्शंस तो हो गए हैं लेकिन इसके बाद कोई प्रॉपर नताइज नहीं है अभी तक। ना कोई जो है सही तरह वोटिंग काउंटिंग हुई है, कंपाइलिंग उनकी सही से नहीं हुई है। तो आपका क्या ख्याल है, ये क्या चीज़ है, क्यों मतलब इस तरह हुआ है इस बार भी? यार हर साल होता है और इस बार भी, हर 5 सालों में होता है और इस बार भी यही हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है आखिर? यार पहले तो देखा जाए तो हमारे इलेक्शंस हो गए, एक हफ्ता हो गया। आज जुमेरात है और पिछले जुमेरात हमारे इलेक्शंस थे और अभी तक कोई ऑफिशियल ईसीबी की तरफ से कोई हमारा रिजल्ट, कोई नताइज नहीं आएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन हमारा प्रेसिडेंट है। और वो भी जहाँ तक देखा जाए कि हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे वो इंडिपेंडेंस जो वोटर्स थे, इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए थे उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, उनके ज़्यादा वोट्स थे। और हर जगह से जो हर जगह से जो आवाज़ आ रही थी उस हिसाब से पीटीआई जो थे, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार वो बिल्कुल हर जगह से जीतने में थे। और कराची, जहाँ कराची की बात करें, अपने शहर की बात करें तो कराची के इलाके से बहुत सी जगहों से जमात इस्लामी और टीएलपी जीती थी। पर ये सिर्फ जुमेरात वाले दिन की बात है, अगली सुबह उठते ही जुम्मे और हफ्ते वाले दिन। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए था क्योंकि देखें जमात इस्लामी की जो काफ़ी सीटें यहाँ से होनी चाहिए थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई है। इसके अलावा जो है काफ़ी उन्होंने कराची में काम भी किए और बाकायदा उनकी जो है लोगों ने काफ़ी वोटिंग भी की है, उनको वोट कास्ट किए हैं। उनको जो है जीतना चाहिए था लेकिन इस तरह हुआ है, बहुत गलत हुआ है। यार आप खुद ही देखें कि एक रात में रिजल्ट बदलना तो बिल्कुल आसान बहुत ही कोई अजीब सी बात है। आप पूरे सोशल मीडिया में इनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और कैसे धांधली हुई। बैलेट बॉक्स कहीं एमएनए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एमएनए वगैरह, एमपी वगैरह, उन्होंने बाकायदा पोलिंग स्टेशन में जाके बैलेट बॉक्स तोड़े हैं और बाकायदा तोड़े हैं। और जो वोट्स थे वो हमारे वोट्स की तो फिर कोई इज्जत ही नहीं दी हिसाब से। तो अब जो वो कहने का मकसद है कि जमात इस्लामी को सीटें क्यों नहीं मिली, तो जमात इस्लामी वैसे तो बिल्कुल रिजर्व करती थी और सीटें ना मिलने का रीज़न ये भी है कि एक तो धांधली हुई, प्लस जमात इस्लामी काफ़ी टाइम से कराची में एक्टिव रही है। तो इनको डिजर्व तो था। अब धांधली हुई या क्या हुई, क्योंकि टीएलपी के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स थे, तो टीएलपी और जमात इस्लामी का एक क्लैश था। अब एमक्यूएम का जहाँ तक मुझे लगता है कोई क्लैश नहीं था, पर एमक्यूएम को देखा जाए तो कराची से भी फिलहाल एमक्यूएम जीत चुकी है, जो कि 22 सीटों में से 17 सीटें जीत चुकी है। बिल्कुल, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। जी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है ये तो एमक्यूएम तो मुझे लगता है कि एमक्यूएम ये सीट डिजर्व नहीं करती थी, पर हम जानते हैं कि सब क्या हुआ, हमारे सामने सोशल मीडिया है, हम 24 घंटे एक्टिव हैं इलेक्शन में। अच्छा, तो अब मेरा सवाल ये है कि देखें इलेक्शन को हुए एक हफ्ता हो चुका है लेकिन हमारे पास कोई भी, नाज़रीन, हमारे पास कोई भी अभी तक नताइज नहीं मिले। ना हमें जो है कोई प्राइम मिनिस्टर मिला, ना कोई हमें कुछ कंफर्मेशन मिली कि किस तरह होगा, क्या होगा। तो मतलब क्या वजह है ये, यार अभी तक क्यों नताइज नहीं आए? जैसा कि मैं कहना हूँ कि एक हफ्ता हो चुका है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और अभी तक हमारी कुर्सी पे कोई बैठा ही नहीं, मतलब कोई। तो क्या मतलब पीडीएम 2 बनेगी? यार क्या आपको ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा? जहाँ तक देखा जाए तो पीडीएम 2 बनने के चांसेस 90% क्रॉस हो चुके हैं बिल्कुल। और जो अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठा और यही फैसले हो रहे हैं पीछे के, क्योंकि अब जो वोटिंग जो थी ना वो बिल्कुल एक इवन नंबर्स में हो गई, इक्वल्स में।
अब मैंडेटरी हो गया, कोई एक पार्टी है ही नहीं जो ज्यादा वोटों से अपनी पूरे एक पार्टी बना सके। अब दो बड़ी पार्टियों को मर्ज होना इसके लिए लाजमी हो गया। अब उसी के लिए एक हफ्ते तक फैसले हो रहे हैं, जिस वजह से ईसीपी ने कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जो पार्टियां मर्ज होने की हैं उनमें शायद अलग इख्तलाफात हैं, और अलग इख्तलाफात के बावजूद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कुर्सी पे कौन सी पार्टी का कौन सा बंदा बैठेगा। मेरे ख्याल से आसफ जरदारी साहब ने जो डिमांड की थी कि बिलावल भुट्टो को जो है वजीर आजम बनाया जाए। जी बिल्कुल। आज से जो पीपीपी के हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने बिल्कुल डिमांड की थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठूं। पर जैसा कि अब लगता है कि पीडीएम 2 कायम होने वाली है, तो पीडीएम 2 के हिसाब से अगर वो पीएमएलएन में ज्वाइन करते हैं तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी लाइन में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी एक पार्टी तो मुझे लगता है अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बात है तो वजीर आजम की कुर्सी के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, तो वो करेगी पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब करेंगे वजीर आजम की कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज, और जो प्रेसिडेंट होगा वो पीपीपी से बनेगा। सही। अच्छा, तो मेरा मोहम्मद हुसैन साहब से सवाल ये है कि जो है अब पीटीआई के इंडिपेंडेंस जो सीट्स हैं, तो वो मुकम्मल किस तरह कर सकते हैं? क्या वो किसी पार्टी के साथ शमूलियत हासिल करेंगे या क्या कर सकते हो? यार इंडिविजुअली देखा जाए तो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल अपनी पार्टी एक इंडिविजुअल तौर पर नहीं जीत सकते, बिल्कुल भी नंबर वो गेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनका नंबर उतना है ही नहीं। तो उन्हें लाजमी किसी पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, जो कि अभी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है अगर पीटीआई अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहे तो उसे लाजमी पीएमएलएन के साथ, नून लीग के साथ मर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि तो क्या ऐसा होगा कि मतलब पीएमएलएन के साथ मिल सकते हैं पीटीआई के उम्मीदवार, या पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नंबर देखा जाए तो अगर ये दो पार्टियां मर्ज हो जाती हैं तो सीटों की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, वो तो पूरी हो जाएगी। पर इख्तलाफ वही आगे 2017-2018 वाली बात आ गई, पीटीआई ने ही वोट करके नून लीग के जो सदर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उनको उनने से नाअहल करवाया था। तो अगर यही दो पार्टी मर्ज हो गई तो हमारी राइवलरी बचेगी नहीं, कुछ होगा ही नहीं। और फिर अब मिसाल है, हम सोच लें कि हाँ मर्ज हो जाती है, तो फिर उनमें होगा सदर का। अब जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के हैं, और जो वोट जिन्होंने पीटीआई को डाला, वो तो चाहेंगे कि इमरान खान ही बने, क्योंकि जाहिर है वोट तो इमरान खान के नाम पे ही डला है। लेकिन वो तो आपने भी सुना होगा कि नाअहल है और उनकी जो कैद भी है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, आप वो अभी जेल में हैं और वो नाअहल भी हैं। और ये भी है कि पर वो चाहेंगे अगर वो जीते हैं, उनके पास भी मेजोरिटी है वोट्स में, तो वो चाहेंगे कि पीटीआई से ही हमारा कोई बंदा जो है या कोई भी आदमी है वो वजीर आजम बने। पर पीएमएलएन का अगर क्लैश आ जाएगा, पीएमएलएन चाहेगी कि हमारा वजीर आजम बने। मेरा भी यही कहना है कि जो है मेरे ख्याल से इमरान खान खुद जो है ये नहीं चाहते कि पीएमएलएन के साथ मिले या पीपल्स पार्टी के साथ मिले, क्योंकि उनका आपस में वैसे ही तकरार है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो अपने को खुद को गिराने के लिए नहीं रखेंगे खुद को। बिल्कुल, मगर वो चाहेंगे कि हम जो है इंडिविजुअली एज मतलब आगे। बिल्कुल, अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो फिर तो एक डोमिनेंट हो जाएगा पाकिस्तान में, डोमिनेंस आ जाएगी पार्टी में। फिर पीपीपी एक मतलब सारी पार्टियां एक साइड हो जाएंगी और पीटीआई और पीएमएलएन एक साथ हो जाएंगी, जो बिल्कुल एक फेयर तो नहीं है, क्योंकि फिर मोनोपोली हो जाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। दूसरा, अगर मिसाल है कि पीटीआई पीएमएलएन से ज्वाइन नहीं करती, मर्ज नहीं करती, तो उनके पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचेगा पीपीपी, और पीपीपी के साथ छोटी मोटी पार्टियां, तो जैसे कि एमकेएम हो गई मिसाल है। तो अगर पीपीपी के साथ ज्वाइन करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ना होने की वजह इसलिए है कि पीपीपी हमेशा से, जो पीपीपी का दौर हम सब ने देखा है हमारे ज़माने, जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे और जो भी था, इन सब का हमने दौर देखा है। और पीटीआई तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो पीपीपी के साथ हो, और पीपीपी वैसे ही वो लोग सिंध में ऑलरेडी हमेशा से जीतते हैं, और इस दफ़ा कराची से भी उनका जीतने का था, पर इस दफ़ा एमकेएम ने जो बाजी ले गए हैं वो तो बिल्कुल काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो बाजी जो ले गए हैं वो फिर पीपीपी का कराची में कोई नहीं बनता, तो सिंध में उनका ऑलरेडी जीत गया, तो सिंध में तो उनकी हुकूमत है। अच्छा, तो अब जो है मतलब कुछ नताइज के बेसिस पे हमें पता चला है कि जो है पीएमएलएन ने पंजाब में जो है वजीर आला मरियम नवाज को मुकर्रर किया है। और जो है ये भी आपको मालूम होगा कि जो है उनका एक्सपीरियंस तो नहीं है, फर्स्ट टाइम उनका जो है असेंबली में किरदार होगा, एज अ वजीर आला होगा।
तो मतलब आपका क्या ख्याल है, किस तरह वो जो है फेस करेंगे, किस तरह जो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आसानियां पैदा करेंगे, तरक्की की राह दिखाएंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपकी बात सही है कि मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुकर्रर हुई हैं, और आपकी बात ये भी सही है कि पहली बार किसी एक्चुअल गवर्नमेंट में आना और अपनी जिम्मेदारियां जैसे वज़ीर आला जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना, वो भी फर्स्ट टाइम उन्होंने तरह चैलेंजिंग होगा। प्लस वो एक मेरे ख्याल से फर्स्ट लेडी हैं जो पंजाब की शायद एमएनए बनी है, ओ एमएनए क्या वज़ीर आला बनी है, तो इनके लिए तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किलात आएंगी। और प्लस जैसी जो नून लीग की पंजाब में जो गवर्नेंस थी, जिन्होंने पंजाब को ऐसा बनाया, लाहौर इस्लामाबाद को, तो अब उनको मेंटेन करना मरीम नवाज के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब जैसे मरीम नवाज को काफ़ी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ज़ाहिर सी बात है टफ होता है, तो उनके लिए भी काफ़ी टफ होगा। अब बात करें अगर सिंध की, तो सिंध में जो है मालूम होगा आपको भी कि मुराद अली शाह साहब जो है 2 बार वजीर आला रह चुके हैं, तो इस बार भी क्या आपको लगता है कि वो ही बनेंगे या फिर कोई चेंजेस लाएंगे, या कोई मतलब पीपल्स पार्टी चेंजेस ला के किसी और को वजीर आला अपॉइंट करेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि इस दफ़ा भी वज़ीर आला जो सिंध होंगे वो मुराद अली शाह ही होंगे, क्योंकि मुराद अली शाह के जो दौर में मैंने और डेटा जो कहता है, हमारा स्टेट्स कहता है कि सिंध में काफ़ी हमें बानिस्बत दूसरी के हमें बहुत तरक्की देखने को मिली है अंदरूनी सिंध में, और एज वेल एज लाड़काना, हैदराबाद, कराची, डाडू, सक्कर वगैरह। और आप अंदरूनी जो शहर हैं सिंध के वो विजिट करके आप देख सकते हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुराद अली शाह ही वज़ीर आला बनेंगे, क्योंकि उनके दौर में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं सिंध में, और सिंध में डेवलपमेंट बहुत आई है। और मेरे ख्याल से जहाँ वोट की स्टेट्स कहते हैं, तो मुराद अली शाह ही शायद वज़ीर आला बनेंगे सिंध के हमारे। यहाँ आप कराची के हालात देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एमक्यूएम जो है सीट्स 17 सीट्स जीती है जी, तो मतलब काफी एक मेजोरिटी विन है, ये कह सकते हैं कराची के हिसाब से। जी, तो अब कहना ये चाहता हूँ मैं कि क्या एमक्यूएम जो है अब कराची के लिए अच्छी साबित हो सकती है, जी। या जो है वैसे का वैसा ही रहेगा सिस्टम जो चलता हुआ आ रहा है? उम्मीद है कि एमकेएम अच्छा करे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ही बारिशों में देखा कि हमारे प्यारे शहर का क्या हाल हुआ। लोग गटरों में डूब के गिर गए, किसी का बाप मर गया, किसी के भाई मर गया, नौजवान लोग करंट वगैरह से, कोई गली नालों में, गटर नालों में गिर के मर गया। तो हम चाहेंगे कि अगर एमक्यूएम है, एमक्यूएम कराची से जीती है, और अगर कराची वालों ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया है, ताजिरों ने, आम मिडिल क्लास आवाम ने अगर एमक्यूएम को सपोर्ट किया है, तो एमक्यूएम को उनको फेवर जो है उनको रिटर्न करना लाजमी है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अगली दफा उनको चांस मुश्किल होगा। प्लस जब बारिशों के हालात देखे हमने, हम भी जानते हैं कराची हमारा शहर है, कराची के रोड, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही एक समझ ले बिलो एवरेज, लो क्लास, बिल्कुल लो क्लास में आता है। इतने बड़े कराची, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर और पूरी आधी इकोनॉमी चलाने वाला शहर कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये कहने वाला। और उसमें गैस, बिजली, पानी नहीं है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना कोई पब्लिक बसेस हैं। इतनी रेड लाइन, जहाँ तक आप रेड लाइन की बात है, तो रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन तो एक ही रूट है उनका, तो एक रूट है, और रेड लाइन है तो फिर हमारे शहरों में अब आबादी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से आपको जो है लोग पूरे मुल्क से माइग्रेट करके कराची में आते हैं काम करने के लिए। आप सब जानते हैं कराची में आपको हर कौम, हर नस्ल, हर का बंदा मिलेगा, तो हर बंदा इधर ही आ रहा है, हर बंदा इधर ही आ रहा है, तो उसमें प्राइवेट जो है उनमें फिर तादाद बढ़ती है। और अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि मतलब जो है ये सारी जो काम जिम्मेदारियां हैं ये एमक्यूएम की नहीं बल्कि मेयर जो है कराची मुर्तजा वहाब साहब है उनकी है? तो क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से तो यही है कि उनकी भी जिम्मेदारी है। बेशक मेयर की जिम्मेदारी होती है, हमारे बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं, उनके आने तक तो बिल्कुल वैसे ही, अब भी वैसे ही, मैं तो वैसे ही मानता हूँ उनके। हाँ, उन्होंने आने के बाद थोड़े काम किए बिल्कुल अपने हिसाब से जो उनको थे। अब जैसे कि उन्होंने जौहर का, गुलशन जौहर का फ्लाईओवर बनाया, जो फ्लाईओवर था उनमें था, पर जो वैसे बारिश आई और फ्लाईओवर की हालात हमने देख लिया, हमने देखा जो जौहर के फ्लाईओवर का जो हाल हुआ,
वो हम सब ने देखा बारिश में। तो मेन तो मनता यही है कि मेयर का काम है, प्लस अब एमपीएम भी आ गई है, तो ये एक कह सकते हैं कि इनको एक कोअलाइंस बना के एक साथ काम करना चाहिए, मिलके एक साथ। क्योंकि इतना बड़ा शहर और एक कोई ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ऐसे हालात के बंदा बिल्कुल परेशान हो जाए। यकीन माने, आप कभी पीक टाइम में निकले जब ऑफिस की छुट्टी होती है 6-7 बजे, आप कराची में निकले, बिल्कुल आप तंग हो जाएंगे, आपको घर पहुंचने के लिए 1.5-2 घंटा लग जाएगा इधर से उधर, हालांकि 10 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि अब नया दौर है, 2024 आ गया है, अब भी हम मेट्रोपॉलिटन शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तो फिर इस तरह ऐसे लोग रहें तो शायद अब आप गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो आवाम सपोर्ट करेगी, अगर आप अच्छा स्टेप लेंगे और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो उनको ठीक लगता है, जो उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, सिंपल सी बात है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल करेगी। और वो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, असल में देखिए ना, नौजवान नस्ल चाहती है ये कि जो है हमें पुरसुकून जिंदगी बिल्कुल मिले, पुरसुकून जिंदगी चाहिए। और बिल्कुल कराची वाले तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमें पुरसुकून जिंदगी मिले, कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट से लेकर जॉब वाले तक, और जॉब वाले से लेकर बिजनेस ओनर तक, बिल्कुल हर कोई इधर अपने में ही लगा हुआ है। मतलब बिल्कुल अब सब चाहें कि भाई मैं अपना कमाऊं, अपना घर जाऊं, और मैं अगर इस टाइम निकलूंगा तो इस टाइम फंस जाऊंगा, इस टाइम जाऊंगा तो इस टाइम फंस जाऊंगा, जल्दी नहीं निकला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 चीजें, हजारों चीजें मैं गिनवाने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर मेन चीज ये है कि अब इनका मेयर का और साथ कोअलाइंस बनना चाहिए, और बिल्कुल इनके उनके साथ वर्क होना चाहिए, कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क पर असर करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हुसैन साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि जी कोई भी जो है हुकूमत आती है तो उसका एजुकेशन पे किस तरह असर हो सकता है, मतलब क्या 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 चीज़ें कर सकती है। जैसे आपको मालूम है कि रिसेंटली अभी जो है इंटर बोर्ड की जो है नाअहली कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो है काफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि जो है हमने जो है पेपर अच्छे दिए थे, होना फेल गया। हाँ कापियाँ जो है सही से चेक की मेरे ख्याल से। तो जी ये इंटर बोर्ड की नाअहली है, तो इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ना, किस तरह लाई जा सकती है? क्या हुकूमत जो है इस तरह का कदम लेगी कि जो है हमारा बोर्ड जो है इस नाअहली से बच सके और अच्छे से जो है पेश आए? यार, पहले इस हवाले से बात करें एजुकेशन पे, जो अभी रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं इंटर बोर्ड कराची में, तो इंटर बोर्ड कराची के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। मतलब उन्होंने हर किसी को ही बिलो बिलो एफ रखा है, मतलब एफ उनको दिया हुआ है। तो ये तो एक तरह से अनफेयर हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता, एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से 95,000 जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, ये तो नियरली इम्पॉसिबल है। ये सीए का पेपर तो है नहीं, या कोई हाई लेवल यूनिवर्सिटी का पेपर तो है नहीं कि बच्चे उसमें फेल हो आप जाए। देखते हैं वैसे भी, मतलब अगर पिछले सालों की देखें जी तो इतना रेशियो तो नहीं होता। बिल्कुल इतना रेशो नहीं होता। अब मेन मसला ये है कि जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो किस बेसिस पे दिया, ये मालूम नहीं है। अब कॉपियां भी रीचेक्स, जो उनके बच्चों की एग्जामिनेशन कॉपीज हैं वो भी रीचेक्स नहीं हो रही हैं। और जैसा कि जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने, उन्होंने आवाज़ उठाई है, बाकायदा धरना किया है, प्रोटेस्ट किया है एजुकेशन बोर्ड ऑफिस के सामने, और उनके बाहर गेट पे जो उनका प्रोटेस्ट था कि हमारी कॉपियां रीचेक करवाएं। और कितने ही बच्चे फेल हुए हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते, एक बच्चे के फेलियर जिंदगी पे क्या असर करता है। उनका पूरा करियर एक रिजल्ट पे डिपेंड करता है, और आप ऐसे करें कि आप 95% बच्चों को फेल करें, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। इतना रेशो, फेलिंग रेशो तो कोई भी पेपर में नहीं है। तो ये तो काफी अनफेयर है, इस पे तो बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज अगर जी कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल, एजुकेशन तो वैसे ही मस्ट है। अब 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल टूल है एजुकेशन है, और पिछली सदियों का भी रहा है ऑब्वियसली। तो इस सबसे पहला अगर कोई हुकूमत आती है, कोई भी मिसाल, कोई भी हुकूमत आती है, तो सबसे पहले उन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन बजट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, या अभी आपने इवेंट्स जो है इंटर बोर्ड के, तो ये वापस दोबारा रिपीट ना हो, और बच्चों के फ्यूचर के साथ बिल्कुल नहीं खेला जाए, क्योंकि नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान का हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उनके साथ थोड़ा फेयर किया जाए, उनका सपोर्ट किया जाए, और ज़्यादा हो सके तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस
इतने उनमें पढ़ाई इतनी इम्प्रूव कर दें कि आपको कहीं ज़्यादा फीसें भरने की ना पड़े अनलेस अनटिल आपको उसका मैंडेटरी ना हो। क्योंकि हम देखते हैं, हम सुनते हैं यहाँ जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज्यादा मतलब अमीर घराने के लोग नहीं भी रहते, जी, मतलब जो मिडिल अपने क्लास, पैसे हम जी, अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल तालीम वगैरह, हम तो हाई उनके लिए लेवल, जो बिल्कुल इस तरह के इंस्टीट्यूट्स ओपन करने चाहिए, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं तो वो सारे ओपन इनको करने चाहिए, ये सब जरूरी है बिल्कुल। बिल्कुल एजुकेशन तो आपको मस्ट करनी चाहिए। और हम बचपन से सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ कि भाई गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ये सुनते तो हैं। अगर ये चीज़ हमें चेंज करनी है तो हमें इम्प्रूवमेंट सबसे पहले तो एजुकेशन पे बहुत हमें नजरसानी करनी पड़ेगी, बहुत एडवांसमेंट करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें हमें कोर्सेज आउटलाइन चेंज करनी पड़ेंगी। 10 चीज़ें इस पे एक पूरी 1 घंटे की डिबेट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें मतलब यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो भी हमारे जो है 90s के हैं। बिल्कुल पुराने कोर्सेज है, और हमें एडवांसमेंट है ही नहीं उसमें। बिल्कुल। तो एजुकेशन पे तो मस्ट, अगर कोई भी गवर्नमेंट आए तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही होगा कि वो एजुकेशन पे ही फोकस करें, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है, यही आपके वोटर होंगे। अगर अगर 16 साल का बच्चा मैट्रिक करता है, एंटर करता है 18 साल 17 साल में, तो अगले साल वो वोट देगा, या 18 का तो होगा या आपके 22 का। परफॉर्मेंस पे तो अगर progress पे आपके देख के, परफॉर्म वही बच्चा रहेगा, हाँ वो बोलेगा यार इस पार्टी ने मेरे साथ जस्टिस किया, इसने मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ, तो फिर वो आपको वोट देगा। आपके ही वोटर्स हैं, आपके कस्टमर हैं, हमारे कस्टमर बिल्कुल नहीं है। सही है। और इसमें इनके फ्यूचर में आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने जो है बिल्कुल। अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया और जो है डिस्कस किया कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह जो है हुकूमत आएगी तो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा आपको कहूँगा, आपने अपना जो है कीमती वक्त हमें दिया। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा और कौन करेगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल हमें हम जो है जी, ये हम करना हम चाहिए। आवाम ही हैं, हम पब्लिक ही हैं, हम ऑडियंस ही हैं, जो हम चाहें कि हम हमारे हालात अच्छे हों, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, हमारे मुल्क का नाम इंटरनेशनली ग्लोबली बिल्कुल बिल्कुल सुधरे। ये अच्छी